लूना को ऐसा लगता था जैसे वो कभी 12 साल की नहीं होगी। वो तेजी से सीख रही थी, लेकिन इस बात से परेशान थी कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जिसे वो नहीं जानती। उसे लगता था जैसे कुछ कमी है। जब आखिरकार वो 12 साल की हुई, तब भी ये एहसास गया नहीं, बल्कि कई अजीब बदलाव उसके साथ होने लगे। वो पहले से लंबी हो गई थी और चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर ध्यान बंट जाता था। उसे एहसास हुआ कि कार्यशाला में कुछ किताबें थीं जिन्हें उसने कभी नहीं पढ़ा, और अब तो उनके नाम भी याद नहीं आ रहे थे। वो जानती थी कि उसे उन शब्दों को पढ़ना चाहिए, लेकिन जब भी वो कोशिश करती, सब धुंधला हो जाता और कई घंटे बीत जाते। ये सब अजीब था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि लोग चिंता करने लगेंगे। ये शर्मिंदगी भरा था, अजीब भी, और उसे महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे उसने ड्राइंग भी शुरू कर दी, कभी नक्शे, कभी मीनारें, और कभी एक काले बालों वाली औरत की तस्वीर। उसी साल लूना और जैन फ्री सिटीज गए ताकि गर्भवती औरतों की देखभाल कर सकें। लूना बेचैन थी क्योंकि जैन अब कमजोर और थकी हुई लग रही थी। भले ही वो खुद को ठीक कहती रही, लेकिन लूना जानती थी कि यह झूठ था। जब वे पहले कस्बे में पहुंचे, तो लूना दौड़कर एक विधवा महिला के पास गई और उसे बताया कि जैन ठीक नहीं है। जब तक जैन वहां पहुंची, आधा कस्बा जमा हो चुका था उसकी मदद करने के लिए। लोग लूना की तारीफ कर रहे थे, लेकिन लूना खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक औरत ने धीरे से कहा कि लूना में जादू जैसा कुछ है। जैन ने उस महिला को गुस्से से देखा। लूना को लगा कि उसने ये शब्द पहले भी सुना था, लेकिन ये ख्याल झट से दिमाग से निकल गया। बाद में लूना स्टार चिल्ड्रन के साथ बैठी। उनमें से कुछ बच्चे थे तो कुछ बुजुर्ग। वो सब अपने सबसे पुराने यादों को याद करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जब जैन ने उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया था, लूना भी सोचने लगी कि जो चीजें वो याद कर रही थी, वो सपने थे या सच। उसने कहा कि उसे एक बूढ़ा आदमी याद है जो लहराते हुए कपड़े पहनता था और उससे नफरत करता था। जैन ने आंखें घुमाई और इसे बकवास बताया, लेकिन लूना रुकी नहीं। उसे याद आया कि उसने कभी एक औरत को छत से लटकते हुए देखा था, लेकिन जैन ने कह दिया कि वो तो लूना की जिंदगी में हमेशा से थी। लूना को एक लकड़ी की महक वाला लड़का भी याद आया, लेकिन जैन ने इसे भी मजाक में उड़ा दिया। हालांकि ये यादें इतनी हल्की नहीं थीं कि वो उन्हें नजरअंदाज कर देती। उसे महसूस हो रहा था कि इनमें कोई राज छिपा है, और ये भी कि जैन कभी पुरानी बातों का जिक्र नहीं करती। अगले दिन लूना जैन के साथ गर्भवती औरतों की जांच के लिए गई। हमेशा की तरह लूना ने उसके गाल को चूमा और उसके पेट को छुआ। तभी बच्चे ने हलचल की और लूना के गले में कुछ अटक सा गया। उसने खुद को बिजी रखने के लिए चाय बनानी शुरू कर दी, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसे लगा जैसे उसका भी कभी कोई माँ रही होगी। उसने अपने मन में एक सूची बनाई। दुख खतरनाक होता है, यादें मुश्किल होती हैं, और न ही जैन और न ही वो खुद हमेशा सच बोलते हैं। वो औरत फिर से चाहती थी कि लूना उसके पेट पर हाथ रखे, क्योंकि वो खुद को जादू की मौजूदगी में महसूस कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि लूना के दिमाग में फिर से धुंध छाती, जैन ने उसे जल्दी से बाहर भेज दिया। इसी तरह अगले घर में लूना जड़ी बूटियां और फर्नीचर को अरेंज कर रही थी। उस औरत ने लूना की तारीफ की, जिस पर जैन ने गर्व से कहा कि लूना बहुत होशियार है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। लूना को अचानक ठंडक का एक झोंका महसूस हुआ। उसके जहन में काले बालों वाली एक औरत की धुंधली यादें उभरने लगी, जो चीख रही थी और बार बार कह रही थी वो मेरी बेटी है। उसकी आवाज अब भी लूना के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन जैन ने कुछ भी महसूस नहीं किया। सफर का बाकी हिस्सा शांति से बीत गया। जैन और लूना ने उन यादों के बारे में बात नहीं की जो लूना के दिमाग में घूम रहा था। धीरे धीरे वो बातें जो दोनों के बीच कभी होती थीं, उन बातों के मुकाबले कम पड़ने लगी जिन पर कभी कोई बात नहीं करता था। एक रात लूना ने फिरियन को एक कहानी सुनाई, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे अपनी कोई याद नहीं थी, एक ऐसे ड्रैगन की जो कभी बड़ा नहीं हुआ, एक ऐसी दादी की जो हमेशा सच नहीं बोलती, और एक दलदली राक्षस की जो सबको प्यार करता था लेकिन हमेशा सही शब्द नहीं चुन पाता था। लूना ने दोबारा कहा कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास अपनी कोई यादें नहीं थी,
और उसे इस बात की भी याद नहीं थी कि उसने अपनी यादें कब और कैसे खोईं। उसने एक आदमी को देखा था जिसने लब्बादा पहना हुआ था और एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, और वो जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी, वो मेरी बेटी है। एक टावर भी था और जंगल में कुछ भयानक सा था, या शायद पूरा जंगल ही डरावना था। लूना सोचने लगी कि क्या ये पूरी दुनिया ही बुराई और झूठ से झरीली हो चुकी है। लेकिन उसने फिरियन से कहा कि वो इस बात पर यकीन नहीं करती। एक रात फिरियन बार बार लूना का नाम गा रहा था और नाचते हुए उसकी हथेली में आकर उतर गया। लूना ये सब देख के मुस्कुरा रही थी। उसे और जैन को घर आए 2 हफ्ते हो चुके थे और जैन तब से बीमार थी। लूना ने जैन के गाल पर चूमा, और क्योंकि जैन पहले ही सो चुकी थी, उसने फिरियन को अपने बिस्तर पर सोने दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो खर्राटे मारेगा तो वो उसे बाहर निकाल देगी। फिरियन ने वादा किया कि वो खर्राटे नहीं मारेगा, और ये वादा उसने एक सिर्फ बेहद विशाल ड्रैगन के रूप में किया। उसे ख्याल आया कि काश उसकी माँ होती, लेकिन तुरंत ही खुद से कहा कि ग्लर्क, जैन और लूना ही अब उसका परिवार है। वो लूना की जेब में कूदा और सो गया। लूना भी सो गई, यह सोचते हुए कि वो अपने परिवार से प्यार करती है, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे। फिरियन ने सपना देखा कि उसकी माँ महल के दूसरी तरफ से उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और एक बूढ़ा आदमी उसकी माँ की पीठ पर चढ़ रहा था। वे ज्वालामुखी में कूद गए, और ये देख फिरियन डर कर सुबक पड़ा। फिरियन ने सिसकते हुए खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह सपना देखता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, और उसका शरीर अजीब और फूला हुआ लग रहा था। उसने जैन और ग्लर्क को पुकारा और सोचा कि शायद वह नींद में उड़ते हुए यहाँ आ गया, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिरियन ने पाया कि उसके पंख काम नहीं कर रहे थे। उसने उन्हें फड़फड़ाया और इससे पेड़ों से पत्ते उड़ गए। अपनी माँ का सपना देखने के बाद फिरियन का दिल भारी महसूस हो रहा था। फिरियन की माँ एक खूबसूरत ड्रैगन थी, और फिरियन ने सोचा कि कितने साल हो गए जब से उसने उसे नहीं देखा। लेकिन समय के बारे में सोचना उसके सिर में दर्द करने लगा। फिरियन ने अपनी हालत का जायजा लेने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि अपने डर को गाकर दूर करना चाहिए, और उसने गाना शुरू किया कि वह नहीं डरता। उसके पैर जोर से जमीन पर पड़े, लेकिन फिरियन ने सोचा कि वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। अचानक फिरियन को एक आकृति परछाई में दिखाई दी। डरा हुआ फिरियन उसके पास गया और समझा कि वह एक चिमनी है जिसके साथ कोई घर नहीं है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसमें सितारे खुदे हुए थे, और उसके अंदर एक मादा बाज रह रही है। वह बाज बहुत छोटी थी, और फिरियन ने सोचा कि वह अब राक्षसों की धरती में नहीं है। फिर फिरियन ने देखा कि वो एक उजड़े हुए गांव में है। वहां ड्रैगन, एक ज्वालामुखी और एक लड़की की तस्वीरें थीं जिसके बालों में सितारों की सी चमक थी। उसे याद आया कि फिरियन की माँ ने उसे जैन से मिलवाया था, जो एक दिन उसकी देखभाल करने वाली थी। तब जैन के चेहरे पर झायां थीं और उसके बाल छोटी में गूंथे हुए थे। उसने सोचा कि यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जैन को कभी एक छोटी लड़की के रूप में नहीं जानता था। ये यादें थी जो फिरियन के दिमाग में घूम रही थी। फिरियन रोने लगा जब उसने यादों की परछाई में देखा कि जैन भी रोई थी। उसने सोचा कि कितना समय बीत गया, और जैन ने उसे चेतावनी दी थी कि दुख कितना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिरियन की नजर एक मीनार पर गई। फिरियन ने बीच मीनार में झांका, जिसमें चांदी की बक्कल वाली एक जोड़ी नन्हे जूते थे। उसने वह नन्हे जूते निकाले। उसे याद आया कि महल वाले जूते बड़े थे और ये उससे अलग है। उसे फिर कुछ यादों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसमें जादूगर, जैन और फिरियन को इन्हें छूने से मना कर रहे थे। अचानक जंगल में कुछ गरजने की आवाज आई। डर के मारे फिरियन ने खुद से गाना शुरू किया, और उसे याद आया कि जंगल में बाघ होते हैं। उसने चिल्लाकर कहा कि वह बहुत डरावना है, और उस जीव से विनती की कि उसे चोट न पहुंचाए। अचानक उसे जैन की बात याद आई कि वे परिवार हैं, और अगर वह कभी भटक जाए और डर जाए तो उसे आंटी जैन 3 बार जल्दी से कहना होगा, और एक जादुई रस्सी उसे वापस ले आएगी। जैसे ही गरजने की आवाज पास आई, फिरियन ने जैन को पुकारा। कुछ नहीं हुआ। उसने लूना को पुकारा, और लूना ने फिरियन को अपनी जेब से बाहर निकाला।
फिरियन ने कहा कि वह डर गया था और एक अजीब जगह में था जहां एक राक्षस था। लूना ने कहा कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कुछ देर बाद जब फिरियन का डर थोड़ा कम हुआ, वे दोनों दोबारा सो गए। जब लूना उठी तो उसने देखा कि फिरियन उसके पास सिकुड़कर सो रहा था। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। लूना की नजर एक जोड़ी बड़े काले जूतों पर पड़ी। वे कुछ हद तक जाने पहचाने से लग रहे थे और उनके एड़ी पर लिखा हुआ था, इन्हें तभी पहनना जब तुम सच में तैयार हो। जब लूना ने एक बूट उठाकर उसे देखा तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। कुछ समय बाद उसका सिर दर्द कम हो गया। उसने बूट को एक लकड़ी के संदूक में फेंक दिया, जहां वह अपनी कुछ चीजें रखती थी। 7 लीग बूट्स एक ऐसे जूते थे जिसमें जादू भरा था, बाकी सभी जादू की तरह। ये न तो अच्छे थे और न बुरे। ये सिर्फ पहनने वाले को पल भर में बहुत दूर तक जाने की शक्ति देते थे। इसी कारण चुड़ैल बच्चों को चुरा सकती थी और पकड़ में नहीं आती थी। बहुत समय पहले चुड़ैल भी एक बच्ची थी। यह तब बदला जब उसे वे जूते मिले। उन जूतों की मदद से उसने पहले बाकी जादूगरों से जादू चुराया, फिर चांद की रोशनी चुराई। इसके बाद उसने सब पर दुख का एक बादल बिछा दिया। लूना ने जैन के लिए एक पर्ची छोड़ी जिसमें लिखा था कि वह जामुन लेने और स्केच बनाने जा रही है। जब वह लौटेगी तो जैन शायद अब भी सो रही होगी। लूना जानती थी कि यह नॉर्मल नहीं था, लेकिन जैन हमेशा कहती कि सब कुछ ठीक है। लूना जानती थी कि वह और जैन एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। वह चुपचाप बाहर निकली और पहाड़ी की तरफ बढ़ी और ऊपर चढ़ने लगी। लूना को महसूस हुआ कि उसमें गंध आ रही है और उसने सोचा कि उसका शरीर बदल रहा है। उसने कुछ और भी अजीब सा महसूस किया जिसे वह समझा नहीं पाई, जैसे अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच जाना या एक गिलहरी का उसकी बात का जवाब देना। लूना ने यह बात न ग्लर्क से कही थी न जैन से, क्योंकि वह इन घटनाओं को या तो भूल जाती थी या जो उसे याद रहता था वह उसे शर्मिंदा करता था। उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि यह सब पहले भी हो चुका है। एक कौवा लूना की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। लूना ने उसे हेलो कहा और हालांकि कौवा ने बस कांव कांव की, लूना जानती थी कि वह उसे जवाब दे रहा था। अचानक उसे याद आया, कल जब भी उसने मुर्गियों में से एक अंडा उठाया था तो वह अंडा उसकी हथेली में एक अजीब सी रोशनी के साथ तेज हो गया था। लूना को पता नहीं था कि यह एक जादू था, चीजों को बदलने वाला जादू, और वह अंडा एक कौवा बन गया था। अब वह कौवा उसका पीछा कर रहा था और काम काम कर रहा था। लूना जानती थी कि वह उसका नाम पुकार रहा है, और जब वह उसे एक ओर से देखती तो वह नीला और चांदी जैसा दिखाई देता। उसने कौवे से पूछा कि वह क्या है। कौवे ने कहा कि वह एक बेहतरीन कौवा है और कहने लगा कि जैन और ग्लर्क उसे देखकर खुश नहीं होंगे। लूना जानती थी कि कौवे के वजूद को समझाने के लिए एक शब्द है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या है। अचानक लूना एक पत्थर से ठोकर खाकर अपने बोरे पर गिर गई। बोरा बोला कि उस पर से हटो और फिर फिरियन का सिर दिखाई दिया। लूना ने आंखें घुमाई और उसे घूरा, लेकिन फिरियन ने कहा कि वह बस उसके साथ समय बिताना चाहता था, इसीलिए वो इस बोरे में छुप कर आ गया। कौवे ने काम काम की और लूना को महसूस हुआ कि वह उसके नाम के बारे में सोच रहा है। लूना ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ गई और फिरियन से चुप रहने को कहा। उसने उसे अपने से सटा लिया और उस जंगल की ओर देखने लगी जो फ्री सिटीज के उल्टे दिशा में था। लूना ने सोचा कि जंगल कहीं ना कहीं खत्म तो होता ही होगा, और उसने यह भी सोचा कि जैन ने कभी यह नहीं बताया कि वह उस दिशा में क्यों नहीं जा सकती। उसने अपनी ड्राइंग की चीजें निकाली, फिर से फिरियन को शांत किया और अपना मन खाली करने की कोशिश करने लगी। कभी कभी जब वह ऐसा करती थी तो उसे अपने उंगलियों में छटछटाहट महसूस होती थी। अपने मन में लूना ने एक खूबसूरत आसमान को देखा और दुनिया को अपनी ओर घूमते हुए महसूस किया। वह तब तक चित्र बनाती रही जब तक फिरियन और कौवे की चिल्लाहट ने उसे न जगा दिया। वह चौंक कर उठ गई और देखा कि दोपहर हो चुकी है। उसने फिरियन को भरोसा दिलाया कि वह बीमार नहीं है, लेकिन फिरियन ने कहा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब हुआ था। वे चांद जैसी चमकने लगी थी। लूना लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और चट्टानों को पकड़ लिया।
जो पंखों जैसी हल्की लगने लगी। फिर उसने एक छोटी सी खाई को बहुत बड़े छलांग में पार कर लिया। फिरियन ने जोर देकर कहा कि ये सब नॉर्मल नहीं है। कौवे ने कांव कांव कर फिरियन को चुप रहने को कहा और फिरियन गुस्से में उड़कर घर लौट गया। लूना पहाड़ से तेजी से नीचे उतरी और एक धारा के पास रुककर खुद को तरोताजा किया। अचानक ज्वालामुखी से गड़गड़ाने की आवाज आई, जिससे लूना को चिंता होने लगी। लूना ने सुना कि ग्लर्क उसे पुकार रहा था। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और देखा कि वह परेशान था और अकेला खड़ा था। घर लौटने पर जैन अब भी सो रही थी और वह 1 घंटे और सोई रही। जैन ने लूना को भरोसा दिलाया कि वह नॉर्मल है और लूना ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा। बाद में जब जैन कार्यशाला में गई तो लूना ने जैन के जाने के बाद अपनी ड्राइंग्स निकाली। जब वह सपना देख रही थी तब उसने एक टॉवर बनाया था जिसकी खिड़की से एक कागजी पक्षी निकल रहा था। उसने एक बच्चे को पेड़ों के बीच चांदनी रात में घिरे हुए दिखाया था और फिर 2 नक्शे बनाए थे। एक नक्शा फ्री सिटीज की ओर जाता था और दूसरा उल्टे दिशा में। दोनों नक्शों में खतरनाक जगहें और अच्छी पानी की जगहों के निशान थे। दूसरे नक्शे के आखिर में पेड़ थे जिस पर बच्चा लिखा था। एक कस्बा था, एक टॉवर और शब्द लिखे थे, वह यहाँ है। जंगल से लौटने के कुछ दिन बाद एंटेन ने परिषद जाने का फैसला किया। जब वो वहां गया, एंटेन को गेयरलैंड के स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाने में 1 घंटा लग गया। वह एक रुमाल पकड़े हुए था जिसे एथीन ने उसके लिए कढ़ाई से सजाया था और उसने एथीन की कही बातों को याद किया कि उम्मीद की ताकत को मत भूलना। गेयरलैंड ने उसे अंदर बुलाया। वह चिल्लाया और आंखें घुमा ली। एंटेन ने कहा कि वह परिषद के सामने अपनी परिषद को छोड़ने की वजह बताना चाहता है। गेयरलैंड ने उसे बोलने की इजाजत दी। एंटेन को उम्मीद का एहसास हुआ जब वह परिषद के सामने खड़ा हुआ। एंटेन अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहा था और उसने कहा कि उसका बच्चा बलिदान के दिन से पहले जन्म लेने वाला आखिरी बच्चा होगा। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों ने गला साफ किया, लेकिन एंटेन ने कहा कि उसे पता है कि चुड़ैल के काले जादू को कैसे रोका जा सकता है। उसने कहा कि उसने चुड़ैल को देखा है। ये सुनकर गेयरलैंड अपने आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि कोई चुड़ैल नहीं है। लेकिन एंटन ने अपनी बात जारी रखी। उसने बताया कि चुड़ैल बूढ़ी है, दर्द में है और एंटन जानता है कि वह कहाँ रहती है। उसने एक नक्शा निकाला। गेयरलैंड और एंटन एक दूसरे को घूरते रहे जब एंटन ने चुड़ैल के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता समझाया। उसने परिषद से इजाजत मांगी ताकि वह अपने बच्चे को बलिदान से बचा सके और उस नक्शे के जरिए चुड़ैल को ढूंढकर उसे मार सके। लूना रात में उठी। उसके सर के पीछे तेज दर्द हो रहा था। उसका शरीर कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा था और उसके हाथों में हल्की चमक दिखाई दे रही थी। कौवे ने लूना कहकर कांव कांव की और लूना ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। वह बाहर निकली और बिना सोचे समझे उसने आसमान की ओर हाथ बढ़ाया और तारों की रोशनी लूना के हाथ को छूने लगी और उसकी रोशनी को इकट्ठा कर ली। उसने वह रोशनी अपने मुंह में रख ली, जिसके बाद उसे कुछ शांति महसूस हुई। लूना और कौवा एक पगडंडी पर चलते हुए एक पत्थर तक पहुंचे जो घास में खड़ा था। उस पर लिखा था, मत भूलना। अचानक पत्थर झूलकर खुलने लगा और ये देखकर कौवा डर गया। लेकिन लूना सीढ़ियों से नीचे एक कार्यशाला में चली गई। कौवा घबराकर कांव कांव करता रहा, जबकि लूना किताबों को देखती रही जो बेतुके शब्दों से भरी थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन कहीं भी धूल नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि खिड़की से बाहर लूना को दिन का उजाला और ज्वालामुखी की छोटी से उठता धुआं दिखाई दिया, क्रेटर नहीं। लूना ने फुसफुसाया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसकी हथेली में आ गिरा, जिस पर लिखा था, मत भूलना। और लूना गुस्से से चिल्लाई कि कोई उसे आखिर कुछ बताता क्यों नहीं। लेकिन उसे पता था कि यह सच नहीं है। क्लर्क और जैन उसे बातें बताते हैं, लेकिन जो कुछ वे कहते हैं वह उड़कर कहीं गायब हो जाता है। जैसे ही एक और कागज का टुकड़ा उसके हाथ में आया, उसका सिर दर्द और तेज हो गया। उस लिखावट में पहला शब्द नहीं था, इसलिए लिखा था कि कुछ ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी एलिमेंट है। लूना ने आदेश दिया कि वह शब्द खुद को जाहिर करे,
और उसके सिर का दर्द अचानक उतर गया। अब वह उन अक्षरों को पढ़ सकती थी। उसने उन्हें धीरे धीरे बोला और कांपती आवाज में कहा, मैजिक। जब वह पागल औरत एक बच्ची थी तो वह खूबसूरत तस्वीरें बनाया करती थी और अपनी माँ की बातें सुनती, जो उसे चुड़ैल की कहानियां सुनाया करती थी। उसकी माँ कहती थी कि चुड़ैल दुख, आत्माएं, ज्वालामुखी, बच्चे और बहादुर जादूगरों को खा जाती है। उसके पास 7 लीग बूट्स थे और वह एक ड्रैगन पर सवार होती थी। टॉवर में वह पागल औरत अब भी तस्वीर बनाती थी। वह कागज साफ करती और फिर उन्हें मोड़कर कागजी पक्षी बनाती या नक्शे बनाती थी। सिस्टरों को यह समझ नहीं आता था कि वह कागज कहाँ से आता है, लेकिन पागल औरत सोचती थी कि यह तो आसान है। पागलपन और जादू जुड़े हुए हैं और अब वह दुनिया के कोनों में चमकते जादुई सामान खोज सकती थी। एक दिन उसने अपनी कोठरी में पंख पाए। वह उन पंखों को तब तक देखती रही जब तक वे उसे आकाश गंगाओं जैसे न लगने लगे और फिर कागज जैसे दिखने लगे। इसके बाद वह किसी भी चीज को कागज में बदल सकती थी। कोई भी उस पागल औरत के नक्शे नहीं पढ़ता था। उसने यह सोचा कि वह चीजों को कागज में बदल सकती है, तो उसने और भी चीजों को बदलने के प्रयोग शुरू किए, यहाँ तक कि खुद को भी। खुद को बदलना थकाने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह एक पक्षी बनकर भाग सकेगी। वो हर रोज खुद को बदलने की कोशिश करती और एक दिन पागल औरत ने खुद को बदल लिया। वो एक बीटल बन गई और नौकर लड़के के साथ सिस्टर इग्नेशिया के पास पहुंची। वह सिस्टर इग्नेशिया की मेज के नीचे छिप गई और गेयरलैंड जो ऑफिस में आया था उसे घूरने लगी। पागल औरत ने महसूस किया कि सिस्टर इग्नेशिया कभी बूढ़ी नहीं होती। फिर उसने उन्हें अंटेन की चुड़ैल का शिकार करने की योजना पर बातें करते हुए सुना। एंटन ने यह बात दूसरों से भी कही थी और अब लोग आशा करने लगे थे। सिस्टर इग्नेशिया कमरे में टहल रही थी और कह रही थी कि वो ज्यादा देर उस भयानक जंगल में नहीं टिक सकता। जंगल उसे खत्म कर देगा, जिससे सवाल उठना रुक जाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन था कि वह लौट आए। पागल औरत ने देखा कि सिस्टर इग्नेशिया की आंखों में आंसू थे और वह कमजोर लग रही थी। सिस्टर इग्नेशिया ने कहा कि अगर एंटन खाली हाथ लौट आया तो बाकी लोग भी खोज में जंगल में जा सकते हैं और जल्दी ही प्रोटेक्टोरेट अपने विचार बनाने लगेगा। गेयरलैंड ने धीमी आवाज में कहा कि सिस्टरों में से कोई एक उससे निपट सकती है, लेकिन सिस्टर इग्नेशिया ने कहा कि एंटन को चुड़ैल के हाथों मरना चाहिए, नहीं तो वो खुद उसे मारेगी। ये सब बातें पागल औरत टेबल के नीचे से बीटल के रूप में सब सुन रही थी। उधर जब लूना ने मैजिक कहा, अचानक एक हरकत हुई और लूना कांप गई। कागज उसके चारों ओर घूमने लगे और नोटबुक्स दीवारों पर चढ़ने लगी। किताबें और कागज एक साथ बोलने लगे, जब तक कि लूना ने उन्हें रोकने और एक समय में एक को बोलने को नहीं कहा। वे मान गए और लूना को जादू के बारे में बताने लगे और यह कि जादूगरों ने इस महल को शिक्षा की जगह बनाने के लिए तैयार किया था। उसे पता चला कि एक औरत जादूगरनी जंगल से एक बीमार बच्ची को अंदर लाई थी और कहा था कि इस बच्ची के माँ बाप मर चुके हैं। जादूगरों ने यह फैसला लिया कि वे उस बच्ची को जादू से भरेंगे ताकि यह साबित किया जा सके कि ऐसा किया जा सकता है और उसका स्टडी किया जा सके। वह बच्ची मरी नहीं, बल्कि वह जादू से भर गई। एक जादूगर जोसिमोस को यह सब अजीब सा लगा। उसने रात में उस बच्ची के रोने की आवाज सुनी थी और इसलिए उसने अपनी किस्मत को उस बच्ची से बांध दिया। उसने दूसरों को दुखी राक्षस के बारे में चेतावनी दी, जो हर दिन और शक्तिशाली होती जा रही थी। वह बच्ची बड़ी होती गई और उसने यह नहीं देखा कि जोसिमोस धीरे धीरे मर रहा था। कागज फुसफुसाए और कहने लगे कि उन्हें उम्मीद है जब वह लड़की दुखी राक्षस से मिलेगी तो वो समझ जाएगी कि उसे क्या करना है। लूना ने पूछा कि वह लड़की कौन है। कागजों ने धीरे आवाज में कहा कि उसका नाम जैन है।